इज़ वेलकम टू एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका क्लास में। जैसे कि आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिससे हम यूट्यूब में CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए फ्री लेक्चर्स देंगे। आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी का ये लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी या डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। जिसका मतलब क्या होता है, देखो डेमोक्रेसी दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें लोग खुद जाके डिसीजन लेते हैं, लॉ बनाते हैं, बिल बनाते हैं। पर जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डायरेक्ट अगर सभी लोगों की बातें सुनना तो मुश्किल है, तो आती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है। तो जैसे देखो इंडिया में अभी देखो हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है इसमें हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, आप MLA चुनते हो स्टेट के बेस पे, और नेशनल जो दो हाउसेज हैं उसमें से एक जो लोकसभा है उसमें आप MP चुनते हो, ठीक है। तो इससे क्या मतलब चलता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं। देखो अगर आप खुद जाके कोई बिल पेश करते हैं, आपको जो अच्छा लगा, फिर सबसे वोटिंग करवाई जाती है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसका कुछ पार्ट जैसे स्विट्जरलैंड में भी होता है, पर जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है मैक्सिमम डेमोक्रेसीज में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही फॉलो होती है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में किस हिसाब से जो है वोटिंग लिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुना जाता है, उसके दो मॉडल हैं। सबसे पहला मॉडल है मेजोरिटेरियन मॉडल, जिसमें जिसको मेजोरिटी वोट मिलते हैं उसको चुना जाता है। दूसरा है प्रोपोर्शनल मॉडल। तो सबसे पहले देखते हैं मेजोरिटेरियन मॉडल को। मेजोरिटेरियन मॉडल की अगर बात करें, मेजोरिटेरियन मॉडल में जो है तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है प्लूरैलिटी सिस्टम, जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ वोटिंग होती है। इसमें किस हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए। मान लो 10 कैंडिडेट है, ठीक है। एक को 26% वोट मिले, दूसरे को 18% मिले, तीसरे को 12% मिले, इस हिसाब से एक को 9%, 6%, इस हिसाब से वोट मिले। सबसे ज़्यादा किसको मिले, इसको। तो इसको हम जीता हुआ मान देंगे, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। इस वोटिंग सिस्टम को कहते हैं प्लूरैलिटी सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA चुना जाता है। इन जगह ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है हमारा वो है सेकंड बैलेट सिस्टम। तो देखो प्लूरैलिटी तो बहुत सिंपल है। दूसरा आता है सेकंड बैलेट सिस्टम। इस सिस्टम में ऐसा होता है कि 50% प्लस वोट चाहिए, जिसको भी जीता वही माना जाएगा। मान लो 10 थे, फिर से वही किसी को 26%, 18%, इस हिसाब से वोट पड़े 12%। सबसे ज़्यादा तो इसको मिले, पर इसको जीता हुआ नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जीता हुआ इसमें उसी को माना जाता है जो 50% प्लस 1 वोट लाए। कहाँ ये यूज होता है, फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो अब अगर किसी के भी 50% प्लस ना आए तो इसमें क्या किया जाता है, उसके लिए यहाँ किया जाता है जैसे जैसे में लिख ही रखा है सेकेंड बैलेट सिस्टम। दोबारा से चुनाव कराया जाता है। दोबारा जो है चुनाव, अब दोबारा चुनाव किसके बीच होगा, जो टॉप 2 कैंडिडेट बच गए ना, टॉप 2, उनके बीच फिर से चुनाव होगा। अब जब केवल दो ही के बीच होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें से किसी एक को मिलेगा 50% प्लस 1। 50% से ज़्यादा किसी ना किसी एक को मिलना ही है। तो मैथमेटिकल पॉसिबल ही है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को भी ना मिले। तो दूसरी बार में चुनाव होता है, तब जाके जो है लीडर चुना जाता है। कहाँ ये होता है, प्रेसिडेंशियल बैलेट से, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो फ्रांस का है। तो आपको याद रखना है कौन सा सिस्टम कहाँ होता है और उसको कहाँ कहाँ यूज होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तीसरा आता है अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम। अब अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, सिंपल, इसमें भी रूल यही है, ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है। रूल इसमें भी यही है कि 50% प्लस वोट लाने जरूरी है, बट दोबारा चुनाव ना हो, रिपीट ना करना पड़े चुनाव। देखो सेकंड बैलेट में तो क्या हो रहा है, अगर किसको 50% से ज़्यादा नहीं मिले तो उसको क्या होगा, फिर से रिपीट चुनाव होगा। इस रिपीट चुनाव से बचने के लिए क्या किया जाता है, प्रीफ्रेंसेस भरवाई जाती हैं। अब प्रीफ्रेंस कैसे भराई जाएगी, मान लो 4 हैं चुन, ठीक है, A
बी, सी और डी, 4 कैंडिडेट चुनाव में है। तो आप जब वोट दोगे ना, तो आप वोट ऐसे नहीं दोगे कि मैंने ए को दे दिया या बी को दे दिया। आप क्या करोगे, मान लो आप बी को वोट देना चाहते हो, तो बी को आप पहली प्रेफरेंस मानोगे, तो आपका वोट बी को जाएगा। इसके अलावा जो बाकी बचे हैं ना, उनमें भी आपको प्रीफरेंस डालनी पड़ेगी, ठीक है, उनमें भी प्रीफरेंस डालनी पड़ेगी। उसको आपको लगता है कि अगर बी ना जीत रहा हो तो सी मेरा है, सी ना जीत रहा है तो ए है, ए ना जीत रहा हो तो सबसे लास्ट में मेरी प्रीफरेंस डी है, ये आप डालोगे। ऐसा नहीं करोगे किसी एक को वोट दे दोगे। ऐसा ही दूसरा भी डालेगा, मान लो उसका ऐसा है, मान लो किसी का ऐसा है, मान लो किसी का ऐसा है। इस हिसाब से सब लोग अपनी प्रीफरेंस देंगे। किसी ने डी को पहली प्रीफरेंस दी है, किसी ने सी को दी है, किसी ने बी को दी है, किसी ने ए को दी है। इस हिसाब से अब क्या होगा, अब जो है मान लो पहली प्रीफरेंस को केवल वोट मानेंगे, दूसरी तीसरी चौथी तो बात के लिए, पहली प्रीफरेंस को मानेंगे असली वोट, ठीक है। तो पहली प्रीफरेंस को मान लो, अब एक चीज आती है कि पहली प्रीफरेंस जो है उसमें किसी को 50% प्लस नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाएगा, इसमें अब क्या किया जाएगा, जिस भी कैंडिडेट को, मान लो डी को सबसे कम पहली प्रीफरेंस दी है, सबसे कम जिसको वोट पड़े उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो डी को चुनाव से काट दिया जाएगा। अब क्या होगा, जिसने डी को पहली प्रीफरेंस दी है तो इसमें उसका वोट तो चले गया, तो अब उसकी जो दूसरी प्रीफरेंस है वो वोट माना जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। अब जिसको भी डी ने दूसरी प्रेफरेंस दी है, डी का वोट वहां माना जाएगा। तो अभी देखो सी को पहले एक ही वोट था क्योंकि एक ने ही पहली प्रेफरेंस दी है। अब सी के पास कितने वोट हो गए, 2। क्यों, क्योंकि जिस डी वाला का तो कट गया, तो डी वाले का अब माना जाएगा वोट किसको, सी को, क्योंकि दूसरी प्रेफरेंस वो है। और ये चीज़ तब तक करती जाएंगे, करते जाएंगे जब तक किसी एक को 50% प्लस 1 वोट ना मिल पाए। समझ में आया। इस हिसाब से ये चीज़ें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी और चलती रहेंगी। ये चीज़ क्यों करी जाती है, ताकि 50% प्लस 1 वोट भी सभी को मिल, किसी न किसी को आ जाए और दोबारा भी इलेक्शन ना कराना पड़े। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन होता है, ये चीज़ें मेनली डेवलप्ड कंट्री में ये वाले इलेक्शन मेथड होते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए होते हैं सिटीजन्स के लिए। इंडिया में सबसे सिंपल वाला है प्लूरैलिटी सिस्टम, क्योंकि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब हमने ये चीज़ का चूज़ किया कि कौन सा सिस्टम अपनाएं, उस टाइम हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा लिटरेसी नहीं थी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा लिटरेसी नहीं थी, इस वजह से हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल मेथड को चुना, ठीक है, प्लूरैलिटी। सेकंड बैलेट हो गया, अल्टरनेटिव हो गया। अब होता है प्रोपोर्शनल मॉडल सिस्टम। प्रोपोर्शनल मॉडल, द पर्पस ऑफ दिस मॉडल इज टू मेक इलेक्टोरल सिस्टम मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव, देयर इज ए पावर शेयर एग्रीमेंट। तो प्रोपोर्शनल मॉडल कहाँ यूज होता है, जहाँ भी कैन एक एक जो एरिया है, जैसे एक एरिया से हमारे यहाँ बस एक ही एमपी चुना जाता है ना, जहाँ एक एरिया से ज़्यादा एक से ज़्यादा अगर रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने हो, ऐसा कहाँ होता है एक एरिया में एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे राज्यसभा का इलेक्शन है। राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है कि ऐसा कैसे होता है, क्या एक राज्य एक ही एक एरिया से एक ही चुना जाता है, नहीं, एक से ज़्यादा सीट। जैसे आप मान लो यूपी है, यूपी में राज्यसभा की एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। तो जब वहाँ राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो मतलब यूपी को पूरा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से ज़्यादा, मान लो आप यूपी में, मान लो वैसे तो सीट ज़्यादा है, मान लो इस बार 10 राज्यसभा की आई, तो 10 राज्यसभा वाले चुने जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या वोटिंग मेथड हो, उसके लिए है प्रोपोर्शनल। तो जिसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम सेम टू सेम अल्टरनेटिव वोट सिस्टम के ही जैसे है, ठीक है, अल्टरनेटिव वोट सिस्टम के ही जैसे है। बट इसमें एक चीज डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे 50% प्लस वोट नहीं लाना है। क्यों, क्योंकि 50% प्लस तो वहां माना जाएगा ना जहां बस एक को जीतना हो, पर चूंकि 10 को जीतना है तो यहाँ पे कोटा ऑफ वोट डिसाइड किया जाएगा कि इतना कोटा जिसको मिल गया वो जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो मान लो 10 को जिताना है, तो आप वोटिंग का कोटा क्या रख सकते हो, 10 को वो कर दीजिए, आप यहाँ पे 10% रख सकते हो कि जिसको इतने परसेंट वोट मिल गए वो जीतेगा। तो इसीलिए यहाँ कोटा ऑफ वोट होता है, ना कि 50%। इसलिए इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। और यहाँ भी सेम होता है, प्रीफरेंसेस सबको देनी पड़ती हैं, ठीक है,
कि पहली प्रेफरेंस मेरी ये है, दूसरी प्रेफरेंस मेरी ये है, तीसरी प्रेफरेंस मेरी ये है। तो इस हिसाब से क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग चुन के आ जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? पांचवा और सबसे लास्ट वाला जो मेथड है वो हमारा मेथड कहलाता है लिस्ट सिस्टम। अब लिस्ट सिस्टम क्या होता है, देखिए, द इंटायर कंट्री विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईच पार्टी विल ब्रिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। पूरे के पूरे कंट्री को, इसराइल में ये होता है, तो वहाँ कैसे होता है कि पूरे इसराइल को, मान लो ये इसराइल है, ऐसा नहीं कि यहाँ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट रखी कि यहाँ एक एरिया यहाँ एक एरिया, नहीं, पूरा इसराइल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब क्या होगा, सब पार्टी अपनी कैंडिडेट की लिस्ट बनाएंगे और पार्टी खड़ी होगी चुनाव में। तो जैसे इंडिया में होता, मान लो बीजेपी, कांग्रेस, आप, टीएमसी, ये सब खड़े हो रखे हैं चुनाव में। तो बीजेपी को मान लो वोट मिले लोकसभा चुनाव में, अगर ये वाला सिस्टम होता तब मैं कह रहा हूं, अभी इंडिया में ये है नहीं, 28%, कांग्रेस को मिले 20%, आपको मिले 12%, टीएमसी को मिले 8%, तो इनकी जो सीट्स जाएंगी ना लोकसभा में, तो जैसे 550 सीट लोकसभा में है, 550 की 28% सीट बीजेपी को मिलेगी, 20% कांग्रेस को मिलेगी, 12% आम आदमी पार्टी को। तो ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? वैसे में अगर क्या होता है कि किसी पार्टी को 30-35% वोट भी मिल जाता है तो वो मेजोरिटी बना देती है, बहुत ज़्यादा सीट, और सेकंड नंबर वाली पार्टी उससे 5-7% ही कम होती है पर उसको बहुत कम सीट आती है। तो इसलिए ये सिस्टम बनाया गया, इजराइल में यूज होता है कि जिस पार्टी को पूरी चुनाव में जितने परसेंट सीट मिले, ऐसा नहीं होगा कि जहाँ जीता हारा कोई एक, नहीं, पूरी पार्टी कैंडिडेट की लिस्ट बनाएगी, ठीक है, उस हिसाब से जितने परसेंट सीट मिलेंगे उतनी परसेंट सीट्स, जितना परसेंट वोट उतना परसेंट सीट उनको लोकसभा में। समझ में आया? वहाँ की लोकसभा में, इसराइल का जो लोकसभा के समकक्ष जो इंस्टीट्यूशन वहाँ होगा उसमें उन्हें उतनी सीट्स दे दी जाएंगे। समझ में आया? तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। 5 तरह के मेनली रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होते हैं। सबसे पहले लिस्ट या फर्स्ट पार्ट प्लूरैलिटी सिस्टम, सॉरी, सबसे पहला प्लूरैलिटी, जो कि इंडिया में एमएलए और लोकसभा में होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया। फिर दूसरा होता है, ये भी सिंपल है, सेकंड बैलेट सिस्टम। सेकंड बैलेट सिस्टम में क्या होता है कि 50% से ज़्यादा वोट लाने जरूरी है। 50% से ज़्यादा किसी को नहीं आए तो दोबारा जो टॉप 2 हैं उनके बीच इलेक्शन होगा, तो फिर किसी ना किसी एक को 50% प्लस मिल जाएंगे। ये होता है फ्रांस में। फिर अल्टरनेटिव वोट सिस्टम, इसमें भी 50% से प्लस है, पर इसमें दोबारा वोटिंग ना हो इसलिए लिस्ट बना दी जाती है कैंडिडेट की और उनको प्रीफ्रेंस में वोट देते हैं, ना कि किसी एक को वोट देते हैं। समझ में आया? फिर आता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो प्रोपोर्शनल में है। इसमें क्या होता है, एक कोटा ऑफ वोट आपको गेन करना पड़ता है, ठीक है, एक कोटा ऑफ वोट, जैसे कि राज्यसभा में हमारे होता है, ठीक है। फिर आता है आपका लिस्ट सिस्टम, जिसमें कि पूरी पार्टी को इलेक्शन में खड़ा होना होता है और पार्टी को जितना परसेंट वोट मिला उतना परसेंट उसकी सीट होगी, जो कि इसराइल में यूज होता है, ठीक है। सो इतना है। और इसके अलावा आगे की क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो तो आप CUT वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। CUT वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा CUT PG के लिए बैच चलता है, जिसमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहां आपको ये नोट्स मिलेंगे। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी है। और पिछले कई सालों से हम तैयारी करवा रहे हैं GNU DU CUT की, और बहुत सारे हमारे सेलेक्शंस हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग क्लास।